जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए लगभग 11 महीने या 1 साल के आसपास का करंट अफेयर्स आपका रेडी होना चाहिए। जहाँ तक बात करें एग्ज़ाम के 4 से 5 महीने पहले तक का जो करंट अफेयर है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बैक में कम से कम 4-5 महीने और पीछे जाके करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इस सीरीज़ में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम तक जितनी भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि स्टोरी में या फिर किसी भी तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। और अक्टूबर 2024 से लगभग अगस्त 2025 तक हमारा टारगेट होगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करने का। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम तक और भी इस तरीके की चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक्स हैं, पहले आप इनको समझ लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ोटो जो है, इमेज जो है, वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जीएसएन करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से। सबसे पहला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। जब आप प्री अच्छा देकर मेंस की भी तैयारी करेंगे तो GS3 इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सल्स के लिए जो फाइट हो रहा है हमारे देश में, उसमें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का नाम आप मेंशन करेंगे और हो सकता है एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिटेल में पूछा जाए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? छत्तीसगढ़ में एक बड़े लेवल का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और आज तक का ये सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है। ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। दो नाम आप अक्सर सुनेंगे, नारायणपुर, क्योंकि नारायणपुर में जो लड़ाई हुई थी नक्सलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, उसमें इनके सीपीआई माओइस्ट, देखिए अभी आप हमेशा सुनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इस तरीके से ये लोग तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी के एक ऐसे विंग हैं जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन एक है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। इन्होंने बोला कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम अभी भी हथियारों के माध्यम से ही सरकार परिवर्तन करेंगे और जनता की सरकार बनाएंगे, जैसा कि ये लोग बोलते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, CPI माओइस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी थे, एक टॉप लेवल की पोस्ट है जनरल सेक्रेटरी, उनके ये थे बसवा राजू। बसवा राजू इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में मारे गए नारायणपुर में। और एक आप सुनेंगे करे गुट्टा हिल्स। तो ये जो करे गुट्टा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े लेवल पर लड़ाइयाँ हुई थी। कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलाइट्स जो हैं उनमें कैजुअलिटीज़, फैटिलिटीज़, ये सब देखने को मिला था। तो एक बड़े लेवल की लड़ाई हुई थी। तो दो नाम आपको सुनने को मिलेगा, नारायणपुर छत्तीसगढ़, जहाँ पर CPI माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू जी, उसमें बसवा राजू जो हैं वो मारे गए थे। और करे गुट्टा की पहाड़ियाँ, करे गुट्टा की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर भी आप नाम सुनेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की वजह से। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या चीज़ें हुई थी। और हाँ, 21 अप्रैल को ये शुरू हुआ था। तो 21-21 आपको दो चीज़ याद रखना है। 21-21 क्या? 21 अप्रैल को शुरुआत हुआ था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का और 21 दिन तक ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला है। ये बात दिमाग में एक अपना बना लीजिए, आंख बंद करिए। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था 21 अप्रैल से, 21-21 आपको याद रखना है। 21 अप्रैल से शुरू हुआ था, 21 दिन की ये लड़ाई हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम है। करे गुट्टा की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। इनके CPI माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी मारे गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में, जिनका नाम है बसवा राजू। और इंपॉर्टेंट बात आप क्या सोच सकते हैं, नारायणपुर का नाम आपको जानने को मिलेगा, जिसमें बसवा राजू जो है इनकाउंटर में नारायणपुर के मारे गए थे। इतना कुल मिला के इन चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश में जैसा कि आपको पता है, जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरती है, वहाँ विद्रोह होता है, स्टूडेंट मूवमेंट एक पूरा एक सत्ता परिवर्तन का एक संघर्ष में बदल जाता है। तब आवामी लीग की जो पार्टी की हेड हैं वो हैं आपकी शेख हसीना, और अपोजिट में जो एक पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, उसकी फाउंडर या उसके लीडर कौन है? खालिदा जिया। खालिदा जिया उस समय जेल में थी और प्राइम मिनिस्टर कौन थी? शेख हसीना। और शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग। तो दो ही इंपॉर्टेंट पार्टी है वहाँ पे, आवामी लीग जिसकी शेख हसीना हेड है, और यहाँ पर है आपके पास बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP जिसकी हेड कौन थी? खालिदा जिया। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है, बट स्टूडेंट का मूवमेंट जो इनको प्रभावित किया वहाँ के प्रधानमंत्री को, तो उसके बाद वहाँ पे अराजकता फैल गई। जब अराजकता फैल गई तो मोहम्मद यूनुस, ये मोहम्मद यूनुस वही हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़,
और यहाँ पर इन्होंने ग्रामीण बैंक और रीजनल रूरल बैंक, जो आज हम अपने इंडिया में भी पढ़ते हैं, ग्रामीण बैंक में क्रांति लाने का बहुत बड़ा इनको योगदान जाता है वहाँ पर। और भी इकोनॉमी में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इनकी गवर्नमेंट बनाई जाती है यूनूस गवर्नमेंट। अब होता क्या है कि ग्राउंड लेवल पर जो अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी के मेंबर्स हैं, उनका झड़प जो है वो स्टूडेंट्स के साथ चलता रहता है। ढाका में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, बांग्लादेश के फाउंडर जनक जिनको कहा जाता है, इनके पिता थे शेख हसीना के। उनके घर को ढाका में कुछ प्रोटेस्टर्स, जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स कहा जाता है, वो तोड़ देते हैं, वो वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। तो उनकी झड़प हो जाती है अवामी लीग के मेंबर्स के साथ में। और दूसरा गाजीपुर, जैसे गाजीपुर अपने यूपी में है, उसी तरीके से गाजीपुर एक बांग्लादेश में शहर है। वहाँ पर भी शेख हसीना और उनके परिवार और बाकी मिनिस्टर्स जो अवामी लीग के थे, उनके जुड़े हुए घरों को भी तोड़ दिया गया था। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जो प्रोटेस्टर्स थे, ऐसा कहा गया कि उनके ऊपर भी अटैक किया अवामी लीग के लोगों ने। तो बिल्कुल जो अफरा तफरी का माहौल था, उसमें यूनुस गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आप अब इन सारे के सारे डेविल्स क्या है, जो भी सोसाइटी के लिए हानिकारक हैं, राक्षस हैं, उनको डेविल हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे आर्मी को लगाया यूनिस गवर्नमेंट ने, जो कि एडवाइज़र हैं फ़िलहाल, और उसमें मुख्य एडवाइज़र के तौर पर है सरकार के, जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी है अभी फ़िलहाल। किसी की वहाँ पे इलेक्शन के बाद इलेक्शन नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट नहीं बनी है, एक अंतरिम व्यवस्था कर दिया गया है सरकार का। तो यूनिस गवर्नमेंट ने बोला कि आर्मी को बोला कि निर्देश दिया कि आप जो है ऐसे डेविल्स को ढूंढिए और उनका हंट करिए, और इसीलिए ये ऑपरेशन डेविल हंट इसमें चालू किया गया। जितने भी अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करिए और तुरंत पीस रिस्टोर करिए, शांति बहाल करिए बांग्लादेश में। तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। यूनुस गवर्नमेंट, जो कि बांग्लादेश के इस समय मुख्य एडवाइज़र हैं सरकार के, उन्होंने बोला कि हिंसा को रोकने के लिए टू कर्व वायलेंस इट इज़ नेसेसरी टू टेक इमीडिएट नेसेसरी स्टेप्स। और वो कदम कौन से उठाने की ज़रूरत था? तो उन्होंने बोला कि डेविल्स को ख़त्म करना है तो ऑपरेशन डेविल हंट स्टार्ट होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए, हाल ही में 23वां लॉ कमीशन का गठन किया गया। आरओ में क्वेश्चन आया था, लेबर कमीशन और इसमें फाइनेंस कमीशन के बीच में विवाद था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी को लेके। तो जब भी कभी किसी निकाय का गठन हो या किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन हो, तुरंत दिमाग ये लगाइए, तुरंत उसके बारे में ये जानने की कोशिश करिए कि क्या ये संवैधानिक निकाय है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये विधि निकाय है या फिर ये संवैधानिक निकाय है। आपका जवाब होगा 23वें लॉ कमीशन को लेके या लॉ कमीशन को लेके कि ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये विधि निकाय है। पहला चीज़ तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। दूसरी चीज़, हम जब 23वें चेयरमैन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कौन बने हैं? रिटायर्ड जस्टिस हैं दिनेश माहेश्वरी जी। क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी जी 23वें लॉ कमीशन यानी कि 23वें विधि आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। अब पहला जो बने थे वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हैं MC सेतलवाड़ जी। MC सेतलवाड़ जी न केवल फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन बने थे, यानी कि पहले विधि आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, बल्कि पहले अटॉर्नी जनरल भी हैं। और अटॉर्नी जनरल के लिए हमारे अटॉर्नी जनरल कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 सीधा सीधा हमारे अटॉर्नी जनरल के बारे में बोलता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में भी एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके जो प्रावधान है उनको पढ़ लीजिएगा। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग रिविज़न करेंगे। हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें रिवीजन करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जो आपको बताया जाए वो चीज़ आप पढ़िए। अटॉर्नी जनरल के बारे में आप देखिएगा एक बार। दिनेश माहेश्वरी जी 23वें चेयरमैन बने हैं विधि आयोग के, और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं या फिर 23वें चेयरमैन बने हैं लॉ कमीशन के, एक ही बात है। और लॉ कमीशन यानी कि जो विधि आयोग है वो ना तो विधि निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है विधि निकाय, तो ऐसे कट कर दीजिए नहीं। क्या वो संवैधानिक निकाय है? ऐसे कट कर दीजिए नहीं। और MC सेतलवाड़ जी का नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन है? MC सेतलवाड़ जी। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इन 3 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, यानी कि जो भी लॉ कमीशन, जो भी विधि आयोग का अध्यक्ष होगा, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा? 1 2 3, ये 3 ऐसे याद कर लीजिएगा। एकदम नॉर्मल, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे वैसे ही चीज़ें दिमाग में हमारे बैठती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
और उम्मीद है कि इन दोनों पॉइंट में से कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये हमारे देश का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। देखिए यहाँ लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, मतलब सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में जितने भी लोग रचना करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम लोग बात करें तो ये दिया किसको जाता है? 8th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स लिखे गए हैं, 8वीं अनुसूची में जितनी भारतीय भाषाएं हैं, आधिकारिक भारतीय भाषाएं हैं, उसमें आपको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। अब आप जाके फिर से पढ़िएगा पॉलिटी में कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। 20, 22, 24, 25 कितनी है, शुरुआत में कितनी थी, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है। 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, हर एग्जाम में रिपीट करते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एक अलग ही लगाव है इस क्षेत्र से। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में जाके नेट पे सर्च करिएगा कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं जो कि इनसे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 351 है, 52 है, 57 है, कौन सा है, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। भारत जो 8वीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं, 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, उनके अलावा इंग्लिश को भी जोड़ा गया है ये अवार्ड देने के लिए। क्या नाम है इसका? ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपको दोनों ही पता होना चाहिए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो 58वां 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अवार्ड है, वो 2 लोगों को दिया गया। एक थे गुलजार और दूसरे हैं रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, गुलजार जी के बारे में भी आप जानते हैं। तो इन दोनों लोगों को, इन दोनों महान शख्सियत को दिया गया है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। और जो लेटेस्ट है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये तो आपको भूले से भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती है, ये विनोद कुमार शुक्ला जी की मास्टरपीस काम है, मास्टरपीस वर्क है ये। आप जब भी एग्ज़ाम देके खाली होइएगा तो दीवार में खिड़की रहती है, इनकी कृति, ये जो ये इनका वर्क है, ये ज़रूर पढ़िएगा। इसके लिए इनको 1999 में साहित्य अकेडमी अवार्ड तक मिला हुआ है उस रचना के लिए। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, विनोद कुमार शुक्ला जी पहले हिंदी राइटर हैं छत्तीसगढ़ से जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। शायद यहाँ पे पॉइंट मेंशन होगा, अच्छा ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ला जी छत्तीसगढ़ से पहले ऐसे हिंदी राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नाम है, और इनके जितने भी काम हैं वो तो सराहनीय है ही। अब देखिए, ये 2 इम्पॉर्टेंट प्राइज़ हैं, अवार्ड्स हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलता किसको है? आपने बेहतरीन रचना कर दी बंगाली में, आपने बेहतरीन रचना कर दी हिंदी में, मराठी में, किसी भी भारतीय भाषा में। अब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान कैसे मिलेगी, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा? तो होता क्या है कि मान लीजिए जो अवार्ड देने वाले लोग हैं वो बैठे हैं लंदन में, यूके में बैठे हैं, या फिर वो बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश में मेरे सामने लिख कर लाएगा बढ़िया सी रचना, उसको हम बेहतरीन अवार्ड देंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के नाम से। तो होता क्या है कि कोई भी आपकी रचना हो, अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाए, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाए, और फिर उनके सामने ला के दिखाया जाए यूके में जाके कि सर ये देखिए, मैम ये देखिए, ये बेहतरीन काम है, ये मैंने अनुवाद किया है, ये उनका काम था, आप उनको रिकॉग्नाइज़ करिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दीजिए, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ देने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो बानू मुश्ताक जी, बानू मुश्ताक जो हैं, ये हसन में इनका जन्म हुआ था। आप फोटो देखिएगा तो आपको अच्छे से याद आएंगी। कर्नाटका के हसन जिला में इनका जन्म हुआ था, बानू मुश्ताक जी का। और इन्होंने लिखा है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प है क्या? छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, लघु कहानियाँ हैं, बेहतरीन कहानियाँ हैं, उनका संग्रह है एक जगह पर। हार्ट लैम्प किसी एक इंसान के बारे में जीवनी या नोवेल नहीं है, बल्कि कई सारी छोटी छोटी जो लघु कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनका कलेक्शन है। और बानू मुश्ताक जी की इस रचना को, जो कि इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट या अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दीपा भास्ती ने। दीपा भास्ती द्वारा, दीपा भास्ती।
तो दीपा भास्ती के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया एक कन्नड़ वर्क को, कन्नड़ कार्य को, जो कन्नड़ में लिखी गई कई सारी कहानियाँ थीं। किसने लिखा था? बानू मुस्ताक जी ने। तो बानू मुस्ताक जी ने कन्नड़ में कुछ लिखा और दीपा भास्ती जी ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और फिर इसे मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये फर्स्ट कन्नड़ वर्क है, पहली ऐसी कन्नड़ कृति है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आखिरी में हम आते हैं 97th ऑस्कर अवार्ड्स। हो सकता है आपसे यही क्यों इजी क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऑस्कर अवार्ड था। तो 97th ऑस्कर अवार्ड था, ये अकेडमी अवार्ड्स था। अकेडमी अवार्ड्स बोलिए चाहे ऑस्कर अवार्ड बोलिए, एक ही चीज़ है। उसके बाद आप देखिए बेस्ट पिक्चर, यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। बेस्ट पिक्चर आपके लिए बस 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। इसके अलावा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद करना है तो इतना याद करने का मन है तो कर लीजिए। आप में से जिनको नहीं पसंद आ रहा है कि नहीं मन है मुझे याद करने का, कोई बात नहीं, माफ़ी है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर ये नहीं याद करेंगे तो इसके लिए माफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो बेस्ट पिक्चर क्या नाम है, बस सुन लीजिए और पढ़ लीजिएगा, एनोरा। इंग्लिश हिंदी का लिए मत परेशान होइएगा, वो एक ही चीज़ है। एनोरा है तो एनोरा लिखेंगे। बेस्ट एक्टर का क्या नाम है? एड्रियन बरोडी। बेस्ट एक्ट्रेस का क्या नाम है? माइकी मेडिसन। और बेस्ट डायरेक्टर का क्या नाम है? सीएन बेकर। ये आपको नहीं भी याद करने का मन है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग 1.5 मिनट में, कैसे याद करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर में। इनके सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम था बसवा राजू, वो मारे गए। और एक पहाड़ का नाम आपको सुनने को मिलेगा, करेगट्टू की पहाड़ी। 21 दिन तक ये ऑपरेशन चला, सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। 21 अप्रैल को शुरू हुआ, 21 दिन में ख़त्म हो गया। ठीक। ऑपरेशन डेविल हंट किसके द्वारा शुरू किया गया? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से। और उसके बाद क्या हुआ था? अराजकता फैल गई थी। मोहम्मद यूनुस, जिनको मुख्य सलाहकार बनाया गया है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का, उन्होंने बोला कि डेविल्स को पकड़ो, इनको मारो। और कभी डेविल इनके पीछे, आर्मी के पीछे, कभी आर्मी के पीछे डेविल। और उसके बाद उनकी ऑपरेशन डेविल हंट उनका कामयाब हो गया कि अराजकता को रोकना है। डेविल्स जो है वो अराजक हैं। उसके बाद 23वें लॉ कमीशन विधि आयोग का गठन हुआ। 23वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष का नाम क्या था? रिटायर्ड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी बने हैं। ये विधि निकाय नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल और जो फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष वो सेम थे, MC सेतलवाड़ जी। और जो भी इस लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनता है वो 3 साल के लिए उसका टेन्योर, 3 साल के लिए उसका कार्यकाल होता है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम लोग बात कर लें तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार जी और किसको दिया गया था? रामभद्राचार्य जी को। और 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला जी को, छत्तीसगढ़ के पहले हिंदी राइटर हैं जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। उसके बाद बात करें हम लोग इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो जो भी आपकी रचनाएं इंग्लिश में ट्रांसलेट होती हैं, यूके में जाके अवार्ड मिल जाता है, उसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। बानू मुस्ताक जो हैं ये हसन कर्नाटका की रहने वाली हैं। ये पहला ऐसा इनका कन्नड़ कार्य है, फर्स्ट कन्नड़ लिटरेरी वर्क है जिसको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। इन्होंने कन्नड़ में लिखा था बानू मुस्ताक जी ने, जिसका नाम था हार्ट लैम्प। छोटी छोटी स्टोरीज़ का कलेक्शन है हार्ट लैम्प, जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दीपा भास्ती जी ने। ये चीज़ क्लियर हो गया। और 97th अकेडमी अवार्ड्स में आपके सामने ये 4 चीज़ें हैं। बेस्ट पिक्चर एनोरा, बेस्ट एक्टर एड्रियन बेरोडी, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बीकर। तो ये हमारा टोटल करंट अफेयर्स ऐसे रिवीजन हो गया। अब हम अभी बहुत सारे डायग्राम्स और बहुत सारे सीढ़ी के फॉर्मेट में हम लोग इंडेक्सेस और इंटरनेशनल डेज ये सब भी हम लोग देख लेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें। तो इतना रिवाइज़ कर लीजिए और बाकी जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। बीच में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हिस्ट्री के कुछ चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट तो उसको भी देख लेंगे और देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखते हैं जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे, फाइट करेंगे। 1 महीना है आपके पास टाइम, प्रीलिम्स अच्छे से आपका होगा। पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।